Hello everyone, welcome to Daily Prelims Fact, in which we discuss important news from the Hindu, Indian Express, and PIB. So let's get started. If I talk about the topics that we are going to discuss, our first topic is recently central government ने decide किया है ग्रीवियंस appellant कमेटी होनी चाहिए टू रिजॉल्व कंप्लेंट ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स। सोशल मीडिया यूजर्स की कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी को बनाने की बात की जा रही है, तो इसको हम अभी देखते हैं। सेकंड टॉपिक है कोल की प्रोडक्शन अभी इंडिया ने काफी इंक्रीज कर दी है। पहले इंडिया की प्रोडक्शन काफी गिर गई थी कोल में कोविड के टाइम में, अभी इंडिया ने इसको न्यू रिकॉर्ड अचीव किया है फॉर द कोल प्रोडक्शन। If I talk about the topic, then it is IMT Trilat. So this is what? This is a exercise between the countries. तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। If I talk about fourth topic, तो अभी हमारे शुगर एक्सपोर्ट जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्यों करे गए हैं इसको भी देखते हैं। फिफ्थ टॉपिक इज वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवा स्टैच्यू, इसको इनॉग्रेटेड किया गया है कहाँ पे? राजस्थान में। इस टॉपिक को भी अभी देखते हैं। सिक्स्थ जो न्यूज है दैट इज जो हमारा स्टेट कैबिनेट है गुजरात का, उसने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की बात करी है, तो इस पूरे मैटर को देखते हैं। देन सिक्स्थ टॉपिक है कि कॉप दे आइवरी जो कंट्री है उसमें न्यू एम्बेसडर इंडिया के बने हैं, अपॉइंट हुए हैं, तो इसको भी हम देखते हैं कौन बने हैं। नासा का एक स्पेस मिशन है साइकी 16 में, जो कि मेटल रिच एस्ट्रॉइड है, तो इसके ऊपर भी न्यूज है, तो इस टॉपिक को भी हम देखते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट नाइन्थ टॉपिक, देन अभी रिसेंटली क्रायोजेनिक इंजन का सक्सेसफुली टेस्ट हुआ महेंद्रगिरी इसरो सेंटर में, तो इसको हम देखते हैं व्हाट इज क्रायो इंजन और ये मिशन क्या है पूरा। नेक्स्ट इज नेशनल यूनिटी डे, तो ये कब मनाया जाता है, इसके नाम पे मनाया जाता है, इस टॉपिक को भी देखते हैं। ये सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं हमने। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ग्रीवियंस अपीलेंट कमेटी टू रिजॉल्व द कंप्लेंट ऑफ सोशल मीडिया यूजर। जो भी कंप्लेंट्स रहेंगी फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, वो कंप्लेंट फ्रॉम सोशल मीडिया यूजर्स 24 आवर में रजिस्टर्ड हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ग्रीवियंस अपीलेंट कमेटी बनाने की बात हो रही है। और दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड दैट कि कंप्लेंट जो है वो 15 दिन में रिजोल्व हो जाए, जो भी कंप्लेंट रहे सोशल मीडिया की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रीवियंस कमेटी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके ऊपर कमेटी क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन भी ले सकती है। और ये पावर कहां से मिलेगी? ये मिलेगी आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इससे ये पावर मिलेगी। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करी जाए तो एक इसका सेक्शन था, सेक्शन 66A, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक कर दिया है, इसको रोक दिया है, बट ये सेक्शन क्या था? ये सेक्शन ये था कि अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट क्रिएट करता है जिससे अनोयंस पैदा हो समाज में, उस पर्सन को अरेस्ट कर दिया किया जा सकता है या उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। सो इट वाज द सेक्शन 66A। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है 19, इसका वोलेशन कर रहा है, तो इस सेक्शन को अभी हटा दिया गया है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आप पोस्ट डालते हैं, अगर इफ इट इज क्रिएटिंग अनोयंस एनीवन, तो उस पर्सन को गिरफ्तार या फाइन लगाया जा सकता है। तो अभी ये सेक्शन हटा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अभी जैसा कि मैंने बोला कि कोल प्रोडक्शन में अभी इंडिया ने न्यू रिकॉर्ड अचीव करा है।
पहले इंडिया की जो प्रोडक्शन थी कोल की, अभी जो प्रोडक्शन करी है इंडिया ने वो करी है 38.2 करोड़ टन। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस ग्रोथ का देखा जाए तो ये 21% इंडिया ने अचीव करी है, 21% ग्रोथ है ये। और कोल जो है वो कोल इंडिया जो है वो इसमें काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है कोल की प्रोडक्शन को लेके। अगर कोल की बात करी जाए तो कोल 8 कोर सेक्टर्स में आता है। ठीक है, 8 कोर सेक्टर क्या क्या है? ठीक है, 8 कोर सेक्टर हैं। एक तो आपका कोल हो गया, एक है क्रूड ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर एक है नेचुरल गैस, एक है रिफाइनरी, देन फर्टिलाइजर, देन स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है? ये क्या है? एक 8 कोर सेक्टर। हमारी इकोनॉमी में 8 कोर सेक्टर्स हैं। ठीक है, और इसके लिए एक इंडेक्स आता है जिसको बोलते हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है रिफाइनरी का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो IIP में है वो है रिफाइनरी की। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर बात करी जाए थर्ड टॉपिक की, तो अभी एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है, IMT ट्राइलेट। ये किसके किसके बीच में हुई है? इट वाज द नेवल एक्सरसाइज। ये किसके किसके बीच में हुई है? इंडिया के बीच में, मोजाम्बिक के बीच में और तंजानिया के बीच में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, तंजानिया, मोजाम्बिक एंड इंडिया के बीच में नेवी एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पे? दार एस सलाम में। दार एस सलाम कहाँ पे है? तंजानिया में। ठीक है, ऑन 27 अक्टूबर 2022। क्लियर? सो द इंडियन नेवी is represented by a guided missile Trident, INS Kalash, सेदक हेलीकॉप्टर एंड मार्कोस की हमारी स्पेशल फोर्स है नेवी की। क्लियर? एक्सरसाइज हैज 3 broad objective. So number 1 is capability development to address common threat through training and sharing of best practice, enhancing interoperability, and third is strengthening maritime cooperation in the Indian Ocean region. क्लियर? तो अभी रिसेंटली एक और एक्सरसाइज जो है वो न्यूज में है, दैट इज इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। ये भी इस रीजन के लिए है, ये भी इंडियन ओशियन रीजन के लिए है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, देन योर मॉरिशस हो गया। ठीक है, तो जो भी इंडियन ओशियन रीजन पर डिपेंड करती हैं तो वो यहाँ पे है। इसके अलावा इंडियन ओशियन एक रिम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो ये भी पिछले साल न्यूज में था और रहता ही है न्यूज में, क्योंकि एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो दिस इज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज में रहती है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। इसके अलावा एक इंडियन ओशियन कमेटी है, इंडियन ओशियन कमेटी, जिसमें इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, इंडिया इज ए ऑब्जर्वर। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज ए ऑब्जर्वर। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसके 3 हैं, और ये किसके किसके बीच में है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ हुई है? दार एस सलाम, तंजानिया में। अभी फोर्थ टॉपिक है कि इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी शुगर एक्सपोर्ट को बैन कर दिया
फॉर 1 ईयर। तो ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने? ऐसा इसलिए किया है, ये अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ है बैन, एंड अक्टूबर 2023 तक ये बैन रहेगा। इंडिया, देखो, इंडिया लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड, ठीक है, बट इंडिया की अपनी डिमांड जो है वो ही पूरी नहीं हो पाती है, तो इसके कारण जो शुगर के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं इंडिया में। तो पहले इंडिया अपनी डोमेस्टिक डिमांड को देखेगा, सेल्फ रिलायंट बनेगा, उसके बाद अगर प्रोडक्शन ज्यादा होती है इंडिया विल एक्सपोर्ट। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? ये जो हमारे फूड सेक्रेटरी हैं, सुधांशु पांडे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इस न्यूज के बारे में बताया। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर बात करी जाए शुगर की, तो सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होती है यूपी में, एंड यूपी को शुगर बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगर वर्ल्ड की बात करी जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होती है क्यूबा में, और क्यूबा का बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैच्यू इनॉग्रेट हुआ कहां पे? राजस्थान में, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्लियर। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये 369 फीट है, ठीक है, और इस आइडल का नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वास स्वरूपम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इट इज इन राजस्थान। तो इसमें 3000 टन आयरन एंड स्टील यूज हुआ है, 3.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट एंड सैंड इसमें यूज हुआ है, ठीक है। और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये 250 किलोमीटर पर आवर की विंड को ये कर सके, कंट्रोल कर सके। So I hope this is clear. But with respect to statue, you should know one more thing. एक तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। देन स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। और ये किसका है? ये रामानुज जी का स्टैच्यू है, रामानुज, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट इट, क्लियर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये सिटिंग मूर्ति है जिसको इनॉग्रेट किया गया है राजस्थान में। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट न्यूज इज कि अभी गुजरात जो स्टेट कैबिनेट है, गुजरात कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव किया है कि वो एक कमेटी बनाएंगे टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट। और ये किसके द्वारा बोला गया? हर्ष संघवी जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं गुजरात में। तो इफ आई टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही स्टेट में है, दैट इज गोवा। और गोवा में भी इसीलिए है क्योंकि इट वाज द पोर्चुगीज कॉलोनी, और जब पोर्चुगीज गए थे तो यहाँ पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड था, तो अभी तक वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, और इसकी वो मांग जो है ना वो काफी रहती है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसमें दो चीजें आती हैं। एक, अगर मैं बोलूं, अगर केसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस, ठीक है। अगर क्रिमिनल केस की बात करूं तो क्रिमिनल केसेस के लिए जो भी कोड है वो सेम है थ्रू आउट इंडिया,
ठीक है, अगर मैं मर्डर करूंगा कोई और मर्डर करेगा, ठीक है, तो सेम सजा है, डिपेंड अपॉन द क्या सिनेरियो है, बट सजा जो होगी वो सेम होगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि कोई मुस्लिम होगा तो उसको अलग होगी, कोई हिंदू होगा उसको अलग होगी, और सिख होगा तो उसको अलग होगी। इट इज नॉट देयर। तो क्रिमिनल केसेस में कोड जो है वो अबाउट इंडिया सेम है। सिविल केसेस में, सिविल केसेस जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, डेथ हो गया, इसमें जो कोड है वो सेम नहीं है। सिविल केसेस में कोड जो है वो सेम नहीं है फॉर द मैरिज, डाइवोर्स, बर्थ। ठीक है, तो ये मांग करी जाती है कि सिविल कोड भी सेम होना चाहिए सभी के लिए। ठीक है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो हिंदुओं के ऊपर लागू होता है, बट मुस्लिम्स के ऊपर, अगर मैं बोलूं ट्राइबल्स के ऊपर, तो ये लागू नहीं होता। तो बेसिकली दिस इज द इशू। तो ऐसा बोला जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सभी स्टेट में। अब इसके देखो प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे कि प्रोज क्या है कॉन्स क्या है। तो आई होप आपको ये मैटर समझ में आया होगा। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी कमेटी जो बनेगी उसमें रिटायर जज जो होंगे, हाई कोर्ट जज, वो इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, और इनके साथ 3 to 4 मेंबर भी होंगे। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बन सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो है वो गोवा में है। 7th टॉपिक की अगर बात करें तो अभी न्यू एम्बेसडर अपॉइंट करे गए हैं किस स्टेट के, किस कंट्री के, कोट डे आइवरी। तो अगर इसकी इस कंट्री की बात करी जाए तो बेसिकली ये कंट्री पहले फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी, और ये एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। आपको इसको मैप में भी देखना है। ठीक है, किस किस कंट्री के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अफ्रीकन कंट्री है, और अगर इसका देखा जाए तो इसको पहले आइवरी कोस्ट बोला जाता था। इसका जो पुराना नाम है दैट वाज आइवरी कोस्ट। 1985 में इसका नाम जो है वो चेंज करके कोट डे आइवरी रखा गया। अभी राजेश रंजन जो है, डॉक्टर राजेश रंजन, 2001 बैच के फॉरेन सर्विस ऑफिसर, इनको बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है कोट डे आइवरी का। आई होप दिस इज क्लियर। अगर बात करी जाए आईएफएस की, इंडियन फॉरेन सर्विस की, एक एक ये कौन सी सर्विस है, ये सेंटर सर्विस है। ठीक है, सेंटर सर्विस। ठीक है, सर्विसेज की अगर बात करी जाए तो सर्विसेज 3 तरह की होती हैं। सर्विसेज 3 तरह की होती हैं, एक होती है स्टेट सर्विस, एक होती है सेंटर सर्विस, और एक होती है ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 ही हैं। कौन सी? आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 जो हैं ये ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या होता है, जिसमें सेंटर भी रहता है एंड स्टेट भी रहती है। अगर आईएएस ऑफिसर की बात करी जाए, जो ये अपॉइंट होते हैं, अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? सेंटर। बट इनको एक स्टेट कार्टर भी मिलता है। ठीक है, तो बोथ स्टेट एंड सेंटर में ये ऑल इंडिया सर्विस के लोग काम करते हैं। मेरा सेंटर के सर्विसेज जो होती हैं उसमें कंट्रोल सेंटर का होता है, और स्टेट सर्विसेज में कंट्रोल स्टेट का होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नासा का न्यू जो स्पेस मिशन है, बॉब बट मेटल रिच एस्ट्रॉइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइकी मिशन। ठीक है, तो इसको अनाउंस कर दिया है जो नासा स्पेस एजेंसी है,
ये अनाउंस किया जाएगा अक्टूबर 2023 में। ठीक है, सो साइकी मिशन यू शुड नो अबाउट, ये किसके लिए है? ये साइकी मिशन एस्ट्रॉइड के लिए है। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली साइकी है वो एस्ट्रॉइड का ही नाम है। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? साइकी 16। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर इसकी बात करी जाए तो अक्टूबर 23 में 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा, और ये पहुंचेगा कब? इस एस्ट्रॉइड में ये पहुंचेगा अगस्त 2029। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट किया गया सक्सेसफुली, कहां पे? महेंद्रगिरी इसरो सेंटर में। तो क्रायोजेनिक होता क्या है बेसिकली? देखो, क्रायोजेनिटी आपको पता होना चाहिए क्या है। क्रायोजेनिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, branch of physics which deals with low temperature, which deals with very low temperature। ठीक है, तो जब भी देखो एक हैवी मिशन भेजा जाता है स्पेस में, तो स्पेस में टेम्परेचर काफी लो चला जाता है, जिसके कारण फ्यूल रहता है वो फ्रीज हो जाता है। तो इसके लिए एक स्पेशल तरह का फ्यूल चाहिए, स्पेशल तरह का इंजन चाहिए जो कि लो टेम्परेचर से डील कर सके। उसको क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिटी। और क्रायोजेनिटी से जो इंजन बनता है उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। जो फ्यूल बनता है उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल। ठीक है, तो अभी जो हमारा जियो सिंक्रोनस GSLV मार्क 3 है ना, जो मिशन है, जिसको जो कौन सा मिशन है? क्योंकि एक मैन्ड मिशन है, मतलब इसमें ह्यूमन को लेके जाया जाएगा स्पेस में, मैन्ड मिशन है। ठीक है, तो इसके लिए जो इंजन चाहिए, क्रायोजेनिक इंजन, जो कि यूज होगा किसमें? GSLV मार्क 3 में, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में। इसका अभी टेस्ट किया गया, एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। ठीक है, जो कि महेंद्रगिरी इसरो सेंटर में किया गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रायोजेनिक इंजन होगा? क्रायोजेनिक इंजन 20 इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको टेस्ट किया गया एंड वाज सक्सेसफुली टेस्टेड। तो ये आपको पता होना चाहिए, गगनयान मिशन। ठीक है, तो गगनयान मिशन इज ए मैन्ड मिशन। ठीक है, इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है गगनयान मिशन। यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करी जाए तो नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी डे। तो 31 अक्टूबर को नेशनल एवरी ईयर जो है वो नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। इसको कब से मनाया जा रहा है? 2014 से। ठीक है, और इसको क्यों मनाया जाता है? टू पे ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन रहे, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में और इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री में। ठीक है, 526 रियासतें थी। ठीक है, 526 रियासतें मतलब 526 कंट्रीज। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये योगदान है, उन्होंने इन 526 कंट्रीज को इकट्ठा करके इंडिया निर्माण करा है। ठीक है, इसलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन किया था इंडिया, इटली का। ठीक है, इटली का यूनिफिकेशन किया था बिस्मार्क ने, और इंडिया का किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो अभी 2022 में 31 अक्टूबर 2022 में 146 बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, और इसको अभी हमने सेलिब्रेट करना है। और जो इनका रोल रहा है इंडिया को इंटीग्रेट करने में, ठीक है, इंडिया को यूनाइट करने में, उसके बारे में अवेयरनेस बनानी है थ्रू दिस सेलिब्रेशन।
ठीक है, और इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करा गया, क्योंकि 182 फीट की एक मूर्ति है, ठीक है, और इसको गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। क्लियर। इसके अलावा 31 अक्टूबर को एक और डे मनाया जा रहा है, इज वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। तो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे जो है वो क्या है, ये है बैंकिंग अवेयरनेस को लेके, लोगों को बैंकिंग अवेयर, बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग स्कीम से जोड़ना, ये इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस साल जो इसका थीम है, सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर, तो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड में ये मनाया जाता है 30 अक्टूबर को, ठीक है, और इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर। So I hope this is clear. नेक्स्ट टॉपिक है अमूर फाल्कन। ये टॉपिक न्यूज में रहा, हिंदू का आर्टिकल था अमूर फाल्कन के बारे में। ये क्या है, ये इट इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फ्लाइंग करने वाली माइग्रेटरी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है ये, ठीक है, जो कि एनुअल माइग्रेशन करता है कहां से कहां तक, नॉर्थ चाइना, ईस्ट मंगोलिया, फार ईस्ट रशिया एंड विंटरिंग ग्राउंड। ब्रीडिंग ग्राउंड इसका कौन रहता है, नॉर्थ चाइना, ईस्टर्न मंगोलिया एंड ईस्ट रशिया। विंटरिंग ग्राउंड साउथ अफ्रीका। सो एशिया से लेके साउथ अफ्रीका तक ये बर्ड माइग्रेट करता है, और बीच में ये 2-3 हफ्ते जो है, 2-3 वीक मणिपुर स्टेट में भी रहता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक और स्पीशीज न्यूज में थी, दैट वाज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, ग्रेट, इट इज ए बर्ड, इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। अभी जो हमारा थार डेजर्ट है, और इसका जो पाकिस्तान वाला पार्ट है उसको बोलते हैं चोलिस्तान। चोलिस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो देखा गया, वहां पे लोगों ने इसकी फोटो वगैरह ली, एंड बोला गया कि हमारे पास भी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बट चोलिस्तान में एक्चुअल में जो नंबर है वो बहुत कम है इसका, और ऐसा माना जाता है कि चोलिस्तान जो पाकिस्तान का पार्ट है थार डेजर्ट का, वहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है। तो फिर जो इंडियन एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बोला कि ये बर्ड चोलिस्तान में नहीं है, बट इट माइग्रेटेड टू चोलिस्तान, ठीक है, दिस वाज द न्यूज। अभी इशू ये है कि ये राजस्थान में आने वाली ओनली माइग्रेटेड स्पीशीज है, कि माइग्रेट करती है राजस्थान में, एंड अगर इसका IUCN स्टेटस देखा जाए, इट इज, बट इट इज वेरी क्रिटिकल एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये स्पीशीज भी न्यूज में थी। तो देखो, स्पीशीज कोई भी न्यूज में हो तो वो आपको पता होनी चाहिए उसका IUCN स्टेटस क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हमने 12 टॉपिक करे हैं 31 अक्टूबर 2022 के। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।